Hello everyone, welcome to Earnest Scholar. Hope you all are doing well. So today we are going to start our Hindi lecture series. So this is part 1, chapter 11, that is भक्तिन. और ये हमारी जो बुक है आरोह भाग 2 उसका है कक्षा 12वीं. तो हम इसका आज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं शुरू, और उसी के साथ साथ हम लोग शुरू करेंगे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अब तक CBSE में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं. उसके साथ हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो चलिए आगे शुरू करते हैं. और एक और चीज़ आगे बढ़ने से पहले, जो भक्तिन चैप्टर है एक्चुअली कक्षा 12वीं का ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर है इसमें. ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा. बाकी हम शुरू करते हैं. ओके, तो इस चैप्टर के इस कहानी की जो हमारी राइटर हैं, वो लेखिका हैं, वो है महादेवी वर्मा. इनका जो जन्म है वो 1907 में हुआ था. ये फ़र्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से हैं. ये नियर कानपुर पड़ जाएगा आपके लिए. ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं भी हैं बहुत अच्छी, जिनमें से एक है दीपशिखा, एक मेरा परिवार, ये काफ़ी अच्छी रचना है इनकी. उसके बाद इनको एक प्रमुख पुरस्कार भी मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार. ये ज़्यादातर उनको मिलता है जो हमारी राष्ट्रीय 22 जो लैंग्वेज है, भाषाएं, उनमें से किसी एक लैंग्वेज में कोई लेखिका या कोई लेखक बहुत ही अच्छे स्तर पर और बहुत ही प्रचलित होते हैं, उनकी जो जितने भी लेख होते हैं, तो उन्हें मिलता है ये पुरस्कार. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं समराइज़ कर देती हूँ कि जो भक्तिन चैप्टर है इसके अंदर बेसिकली क्या है. तो भक्तिन जो है वो हमारी महादेवी वर्मा जी ने लिखा है. ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है. इसका बेसिक और सिंपल सा मीनिंग ये होगा कि जितनी भी आप कह सकते हो कि एक पुरानी यादें होती है ना किसी भी इंसान की, तो उन यादों से फिर आप उन चीज़ों को धीरे धीरे याद करके किसी भी इंसान के बारे में बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में बताना लोगों को. ठीक है, जैसे कि उसकी पास्ट की जितनी भी चीज़ें होंगी, उसका जो प्रेजेंट में जितनी भी चीज़ें चली हैं, उसका व्यक्तित्व कैसा था. ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से उसे प्रेजेंट करना कि सामने वाले इंसान को बहुत ही दिलचस्प यानी कि इंटरेस्टिंग लगे. ठीक है, तो हमारी जो महादेवी वर्मा है उन्होंने उनके स्वभाव के बारे में भी बताया है इसमें भक्तिन के. अब भक्तिन कौन है? भक्तिन जो है वो महादेवी वर्मा की एक सेविका है. ठीक है, इसके आगे की जितनी भी चीज़ें हैं मैं आगे क्लियर हो जाएंगी. थोड़ा सा मैंने समराइज़ कर दिया है आपके लिए कि कैसे क्या है. ओके, तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है शुरू. प्लीज़ पेशेंस के साथ इसे ध्यान से हम पढ़ेंगे. ओके, तो पहले तो मैं बता दूँ, मैं रीड नहीं करूँगी. आप प्लीज़ वीडियो मेरी पॉज करें, उसके बाद इस यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे पैराग्राफ को रीड कर लें. उसके बाद अब मैं जो एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ उसको ध्यान से सुन लें. आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगी, बट रीड आपको करना पड़ेगा. मैं रीड करके सुना दूँगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ मेरी तो वीडियो लंबी बनेगी ही, प्लस आप भी थोड़े ज़्यादा आलसी हो जाएंगे. उससे क्या कि आपको शायद आपने एग्ज़ाम टाइमिंग में याद ही नहीं है. ठीक है, तो इस वजह से आप प्लीज़ इसे रीड करिए. उसके बाद मैं आगे अब शुरू कर रही हूँ. अब मैं मान के चल रही हूँ आपने इसे रीड कर चुका है. ओके, तो कुछ ये वाले एक्सप्रेशंस शायद हो सकते हैं रीड करने के बाद. लेट इट भी, हम शुरू करते हैं. ये क्या है? तो आपने पढ़ा है, कुछ खास समझ नहीं आया होगा, इसीलिए चलो मैं हूँ यहाँ समझाने के लिए. ओके, तो जो हमारी लेखिका हैं महादेवी वर्मा, वो शुरू करती हैं कि सबसे पहले वो कैरेक्टर स्केच बता रही हैं. भक्तिन, भक्तिन कौन? हम उनकी जो सेविका थी उसका. वो कहती हैं कि वो एक छोटे कद की है और दुबले शरीर वाली है. ठीक है, और उसके बाद वो कहती हैं कि जब उन्होंने उसे पहली बार देखा था, जब वो उनके सामने महादेवी वर्मा के सामने पहली बार प्रकट हुई थी, तो वो कुछ इस तरीके से थी कि उनके जो आँखें थी वो बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही तरीके की विचित्र समझदारी लेके उनकी आँखों में वो दिखाई दे रही थी. ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर उपस्थित हुई थी उनके सामने. ठीक है, और मतलब उनके अंदर एक बहुत ही बड़ा दृढ़ संकल्प लेके वो वहाँ पे खड़ी हुई थी. एक अलग सा ही डेडिकेशन था उनके अंदर. ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से पहला उनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना किसी इंसान का, वो कुछ ऐसा था. और उसके बाद से अब तक एक युग का समय बीत चुका है.
ठीक है। उसके बाद से अभी तक ना उनको काफ़ी टाइम हो गया है कि जो भक्तिन है वो अभी भी जो है वो उनके साथ हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि अगर कोई भी, जैसे कि होता है ना, आपके साथ कोई घर में आके रहने लगे, तो आस पड़ोस वाले भाई उस इंसान से पूछते हैं, भाई कौन हो, क्या हो, कितने दिन से रह रहे हो। तो ऐसे ही जो भक्तिन थी वो बहुत दिन से उनके पास रह रही थी, तो जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासुक थे, ठीक है। अब वो इतने ज़्यादा जिज्ञासु थे कि उनसे पूछते थे कि भाई तुम जो है यहाँ कब से रह रही हो, ऐसे कुछ प्रश्न कर लेते थे। तो भाई जो हमारी भक्तिन है वो क्या जवाब देती थी, अपनी जो पलकें हैं उसको नीचे झुकाकर और बहुत ही चिंतन वाली मुद्रा में, मतलब एक सोच विचार करने की मुद्रा में वो खड़ी होके और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ ना, अपने एक मीठे से स्वर में, एक होता है ना आपका एक मीठा स्वर नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ा सा बोल्ड नेचर आप दिखाते हैं ना, उस स्वर में कहीं ना कहीं वो अपनी एक उनकी खुद की लैंग्वेज होगी गाँव की, तो उससे ये कहती हैं, तुम पचे काका बताई, यह 50 बरस से संग रहित है। तो वो कहते हैं कि अब मैं तुम लोगों को क्या क्या बताऊं, हम करीबन हमें 50 जो हैं साल हो चुके हैं जब से हम साथ रह रहे हैं, ठीक है। फिर जो हमारी लेखिका हैं वो कहती हैं कि भाई अब ये लोगों को जो भक्तिन है वो ये सारी चीज़ें तो बता रही है कि हम 50 साल से साथ हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई ये समझाएगा कि अगर वो 50 साल बोल रही हैं, दैट मीन्स मैं 75 की भाई ठहरूँगी, और वो जो हमारी भक्तिन है उनकी आयु तो करीबन 100 हो जाएगी। अब इससे वो भक्तिन, अब वो कहते हैं कि इसका भक्तिन को पता नहीं। अब पता नहीं का मतलब, जो भक्तिन है वो अभी क्या बोलते हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं है। उस टाइम में जो है लड़कियों को कहाँ पढ़ाया जाता था, पुरानी बातें हैं, है ना, और ऊपर से गांव में तो बिल्कुल ही नहीं। तो फिर वो बोलती हैं कि उनको ये इस बारे में कुछ नहीं पता, बस भक्तिन ऐसे ही बोलती है। एक होता है ना कि आप बहुत टाइम से साथ में होते हो, तो आप लोगों को बोलते हुए सुनते हो कि भैया 500 50 साल 100 साल, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया है कि भाई 50 साल से, अब तो 50 साल हो गए हैं मैं उनके साथ हूँ, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब क्या है, अब वो कहते हैं कि अगर ये जो चीज़ उन्हें समझाई जाए भक्तिन को, ठीक है, कि भाई ये 50 इयर्स कितने होते हैं और ये क्या होता है, तो उसके बावजूद जो भक्तिन है ना वो इसमें से रत्ती भर समय भी कम नहीं करेंगी अपना। इसका मतलब है कि उनको उनका साथ जो है वो इतना पसंद है, उनके साथ इतना रही है। अगर सपोज़ कोई उनको कहेगा कि मतलब अभी कोई समझाने बैठे कि नहीं तुम सिर्फ 25 साल से साथ हो, तो वो ऐसा नहीं है कि उसमें से बोलते हैं कि हाँ किसी को बाहर किया, ऐसे ही 15-20 साल से साथ है, नहीं। वो क्या करेंगी, अगर 25 भी है तो करीबन बताएंगी कि 30-40 साल से मैं साथ हूँ, कुछ इस तरीके से वो अपना बड़गान जो होते हैं वैसा करती हैं, ठीक है। अब जो है वो बोलती हैं कि मुझे विश्वास है कि अभी कुछ जो लेखिका है वो कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि अगर कुछ टाइम और निकल गया और भक्तिन से दोबारा ये सवाल किया गया, तो भक्तिन पक्का ये बोलने वाली हैं कि अब तो हमको रहते रहते 100 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सार्काज़म है, वो मतलब थोड़ा हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। होप आपको हंसी आ रही हो, मुझे पता नहीं इस बारे में, ये पढ़ के आई है आपको हंसी की नहीं, खैर। तो भाई अब वो बोलती है कि पक्का 100 साल तो बोल ही देगी, और उस हिसाब से भाई पहले तो मैं 75 की ठहर रही थी, अब मैं सीधा 150 की हो जाऊंगी, और जो बोले तो इम्पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये इम्पॉसिबल वाली जो चीज़ है, ये जो असंभव वाली चीज़ है, उसका जो भार है वो अपने सर पे ढोना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं टैगलाइन लगानी पड़ेगी कि भाई मैं 150 साल की हूँ, भक्तिन तो यही लोगों से कहती फिर रही है कि वो मेरे साथ 100 साल से है, ठीक है। आई होप आपको इतना पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा पे। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा था, आप वीडियो पॉज करें, पैरा पढ़ें, और पैरा पढ़ने के बाद उसके बाद वापस देखें मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप रिदम ये प्लीज़ बनाए रखिएगा, ठीक है, ये रिदम नहीं भूलनी है आपको। अच्छा, ओके वाली, जाकिर खान वाली रिदम। अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि जो जैसे कि मैंने बताया, भक्तिन जो हैं वो सेवक हैं, है ना, महादेवी वर्मा की। तो जो लेखिका है हमारी महादेवी वर्मा हैं, उन्होंने भक्तिन को कंपेयर किया है हनुमान जी से। अब हनुमान जी से बड़ा तो सेवक कोई था नहीं, हनुमान जी राम जी के बहुत बड़े सेवक थे। तो उन्होंने कहा है कि भाई जो हनुमान जी थे वो तो अंजना पुत्र थे, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, जो हमारी भक्तिन है वो ऐसा कोई भाई महान इंसान की पुत्री नहीं है। वो नॉर्मल एक गोपालिका की कन्या है जिनका जो नाम है वो लक्ष्मी है,
यानी कि हमारी जो भक्तिन है उनका जो असली नाम है वो है लक्ष्मी। पर जैसा कि वो कहती हैं लेखिका कि भाई उनका जो नाम क्या है वो है लक्ष्मी, लेकिन ये उनकी दुर्वाह है उनके लिए ये नाम। मतलब नाम से आप समझ ही रहे हो कि कितनी समृद्धि है और वो सब है। और अब तक हमने जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल रहा है, जो क्या बोलते हैं भक्तिन है वो सेविका है। तो भाई सेविका के पास धन कहाँ से आया? तो कुल मिला के ये जो नाम है वो उनके लिए बिल्कुल ही अपोजिट है ना, वो उनको बिल्कुल सूट नहीं करता। तो भाई जो है हमारी लेखिका वो कहती हैं कि भाई ये जो समृद्धि है, ये जो लक्ष्मी की समृद्धि, लक्ष्मी यानी एक तरीके से बहुत धन राशि होना आपके पास, ये जो समृद्धि है वो जो भक्तिन है वो नहीं संभाल सकती। कपाल माने कि होता है मस्तक आपका, तो उन जो भक्तिन का जो मस्तक है, और कुंचित माने होता है सिलवटें होती है ना आपके जो सर पे ऐसे ऐसे टेंशन में आ जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से वो बोलते हैं कि जो भक्तिन है उनके जो माथे की जो रेखा होती है ना, उसमें ये जो शब्द है, ये जो समृद्धि है, ये समा ही नहीं पाई, ठीक है, बंध ही नहीं सकी। कहीं ना कहीं वो लक्ष्मी है ही नहीं उनके पास। तो वो बोलते हैं कि वैसे तो हर किसी के जीवन के अंदर उसका जो नाम होता है वो विरोधाभास होता है, उसे ऐसे ही जीना पड़ता है, ठीक है। अपोजिट ही कहीं कुल मिला के कह सकते हो आप कि अपोजिट ही होता है। क्योंकि भाई मेरा खुद का नाम है, मेरा नाम संगीता है, मुझे गाना बहुत बहुत ख़राब गाती हूँ मैं, जियान से भी ख़राब हो सकता है ये, ठीक है। तो भाई वो भी इसी चीज़ के लिए बोलती हैं कि फिर वो बताती हैं कि जो हमारी भक्तिन है, वैसे तो उन्होंने जब वो सबसे पहली बार जब हमने स्टार्टिंग की थी ना, महादेवी वर्मा ने कैरेक्टर स्केच बताया था कि वो दुबली हैं पतली हैं, तो तब जब वो पहली बार नौकरी की खोज में आई थी हमारी जो भक्तिन, तब उन्होंने पहली बार ईमानदारी से अपना परिचय दिया था। और उस वक्त उन्होंने जो है अपना नाम बताया था कि भाई मेरा नाम लक्ष्मी है, ऐसे ऐसे जो भी उनकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे, मैं स्पॉइलर नहीं बनना चाहती, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि, और प्रार्थना भी की थी कि भाई नाम मेरा लक्ष्मी है, मैंने आपको बता दिया, बट इसका प्लीज़ उपयोग मत करना, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ शायद रह गई है बताने के लिए कि जो महादेवी वर्मा है उनका खुद का नाम भी अपोजिट है, और क्योंकि आप तो जानते ही हैं महा और देवी ये नाम किसी इंसान का यानी कुछ ज़्यादा ही ऊपर उपाधि मिल गई हो उसे, तो कैसे उनके लिए भी बहुत ही विरोधाभास नाम है ये, ठीक है। तो अब वो बोलते हैं कि उन्होंने उन्हें सीधा मना कर दिया था कि आप प्लीज़ इस नाम को मेरे को उपयोग ना करिएगा, ठीक है। अब वो कहती हैं अपना जो लेखिका हैं कि भाई अगर ये उपनाम रखने वाली अगर प्रतिभा उनके अंदर होती तो सबसे पहले क्या अपना ही नाम रख लेती, ठीक है। लेकिन ये मैं अब बोलती हैं कि उसको जो हमारी भक्तिन है उसको मैं ये चीज़ क्या समझाऊं, पर स्टिल वो क्या करती हैं कि वो देखती हैं कि उन्होंने कंठी माला, जो भक्तिन है वो मोती जैसे माला होती है ना जो पंडित लोग पहनते हैं, तो कुछ इस तरीके की माला वो पहना करती थी। तो वो सब देख के जो है उन्होंने उनका नामकरण कर दिया, लेखिका ने भक्तिन का नामकरण कर दिया और उन्होंने उन्हें भक्तिन के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। और जो नाम पाकर जो हमारी लेखिका, हमारी जो भक्तिन है वो बहुत ही ज़्यादा गदगद माने प्रसन्न प्रसन्न, ठीक है, प्रसन्न हो उठी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे चल रहे हैं। अगेन आई एल नॉट गोना रिपीट, ओके, आप लोग प्लीज़ कर लीजिएगा। तो अब बोल रहे हैं कि जो भक्तिन का जो जीवन है, वो कहती हैं कि जो भक्तिन का जो जीवन है, भक्तिन के जीवन में क्या क्या बीता और उसका स्वभाव इस वक्त कैसा है, इसको समझना थोड़ा सा कठिन होगा। ऑफ कोर्स सबके लिए होता है कि आप इस वक्त कैसे हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज़, आपका पूरा पास्ट छुपा है उसके पीछे, तभी आप जान पाते हैं ना कि वो इंसान, उसका जो बिहेवियर है वो इस तरीके का क्यों है। तो भाई हमें भी वो समझने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से जो हमारी लेखिका हैं उन्होंने इस पूरे वाक्य को यहाँ पर यूज़ किया है। अब देखो आगे वो क्या कहती हैं कि उनका जो गांव था भक्तिन का, वो एक प्रसिद्ध गांव था, ठीक है। तो उस गांव के अंदर एक क्या नाम लिया हुआ है इन्होंने, सुरमा, इसकी वो एक लौती बेटी थी। इसके अलावा एक विमाता यानी सौतेली माँ, तो विमाता की भी
वो किंवदंती बंजाले वाली ममता की छाया में भी पली हैं। किंवदंती यानी कि आप कह सकते हैं जिसको लोग बहुत सालों से कहते आ रहे हैं, ये वाली चीज़। अब आपको पता ही चल गया होगा, विमाता यानी कि सौतेली माँ, और सौतेली माँ की ममता की छाया तो आप बेहतर जानते ही हैं, आप सास बहू के सीरियल देख ही रहे हैं, है ना। तो वो वाली चीज़ है। तो अब इसके अंदर वो क्या कहते हैं, अब आगे बताया जाता है कि 5 वर्ष की वय से उसे 5 वर्ष की वय माने उनकी जो एज है, उनकी जो उम्र है, उम्र, ठीक है, उसे हड्डिया ग्राम, ग्राम माने के गांव, ठीक है, उन्हें हड्डियाँ एक गांव है, उसमें एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर, जो एक गोपालक, एक आदमी, उनका ससुर कह सकते हैं आप, वो थे, तो उनकी जो है पुत्रवधू बना दिया गया और उसके बाद वहाँ पर भेज दिया गया। तो यहाँ पे जो महादेवी वर्मा है, उन्होंने एक बहुत ही कह सकते हो आप बहुत ही भयंकर ताना मारा है, और ये शायद आज के समाज पर भी ये चीज़ लागू होती है, शायद इसी वजह से उन्होंने इतनी इसे गहराई में लिखा है इस चीज़ को। आप प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा, हो सकता है ये इम्पोर्टेंट लगा देती हूँ मैं, ये कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट में आ जाए आपको और पूछा जाए कि यहाँ किसकी बात चल रही है, किसके पिता हैं, किसकी माता हैं, और किस बारे में ये कहा जा रहा है, और समाज पे इसका क्या असर पड़ता है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको पता है सीबीएसई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनाती है, तो कुछ आ सकता है, ठीक है। तो वो सीधा सीधा ये बोल रही हैं महादेवी वर्मा की जो हमारे उनके जो पिता थे, उन्होंने जो शास्त्रों में लिखा है ना कि बेटी पराया धन होती है, और बेटी को जो विदा कर देना चाहिए, उसकी जो उम्र होती है, जो भी शास्त्रों में लिखा है, कहीं ना कहीं उससे वो 2 कदम आगे ही निकले। उन्होंने अपनी बेटी को 9 साल के अंदर ही अपनी बेटी का जो है वो गौना कर दिया, और जो उनकी विमाता यानी कि उनकी जो सौतेली माँ थी, उन्होंने तो एक तरीके से बेटी पराया धन होती ही है, तो भाई उसे लौटाने का दृढ़ संकल्प उन्होंने कर ही लिया कि मैं तो भाई लौटाऊंगी फटाफट, जितना जल्दी हो सके, मैं उधारी नहीं रख सकती अपनी बेटी की। तो बस उन्होंने तो लौटा ही दिया एक तरीके से। फिर उसके बाद क्या है, जो पिता जो थे उनके, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे उनसे, भक्तन से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। कहीं ना कहीं ये कारण था कि उनकी जो सौतेली माँ है, उन्होंने उन्हें जल्दी ब्याहने का सोचा। उन्हें कहीं ना कहीं वो इस बात से उन्हें एक जलन थी कि कहीं ऐसा ना हो आगे चल के जो संपत्ति है उनके जो पति हैं वो अपनी बेटी के नाम कर दें, वो उससे इतना स्नेह करते हैं। तो इस वजह से उसे संपत्ति को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए जो विमाता है, उन्होंने उसके बाद भी वो उससे बाज नहीं आई, 9 साल पे शादी करा दी एक तो। उसके बाद ये क्या कर रही हैं देखो, ये प्रॉपर जो डेली सोप्स आते हैं ना, उसी वही वाली है ये, ठीक है। फिर क्या कर रही हैं ये कि उनको एक ऐसा रोग लग गया, मरणात्मक, मतलब ऑलमोस्ट मरने वाली सिचुएशन वाला एक रोग हो गया उनको। तो उसका जो समाचार था ना, वो भी उन्होंने डर के मारे नहीं भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सुन के ये आ जाए, और वो तो बेड पे पड़े ही हैं, तो बेड पे पड़े पड़े कहीं कह दे ले मेरी संपत्ति तेरे नाम करता हूँ। तो इस वजह से उन्होंने भाई सीधा मना, तभी जब वो मर गए, तभी जब उनकी मृत्यु हो गई, तभी उनको वो सूचना भेजी। तो ये क्या बोलते हैं, जो उनकी सौतेली माँ थी, ये तो थी ही, इससे ऊपर उसकी जो सास है वो तो अलग ही है। उसने क्या किया कि जब वो जो खबर आई, तो उस खबर को पढ़ने के बाद सास ने बताया नहीं अपनी बहू को, यानी कि भक्तिन को, क्योंकि क्या होगा कि उसको बताने से, देखो आ गया होगा, क्योंकि भाई उन्होंने इसीलिए नहीं बताया कि जब पुराने टाइम में नहीं, अभी भी ऐसा माना जाता है कि जो गांव के लोग ऐसा मानते हैं कि जो रोवा चिल्ली घर के अंदर होती है ना, अगर कोई मर जाए या कुछ हो, तो अगर कोई रोता है और ये सब करता है, तो इन शॉर्ट घर में एक आप कह सकते हैं ये अशुभ चीज़ है घर के अंदर ना, शायद आगे कुछ और भी घटना घट जाएंगी। तो इस चक्कर में क्या है, जो सास थी उसने जो हमारी भक्तिन है उनको बताया ही नहीं कि जो उनके पिता हैं उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। तो देखो ये सास और भी ख़तरनाक है। हाँ, तो इस पैराग्राफ के अंदर आपका क्या है, आप प्लीज़ इसे रीड कर लीजिएगा, ठीक है।
तो इस पैराग्राफ के अंदर वो कहती है उसकी जो सास है, अब भाई कभी ना कभी तो उसे बताना पड़ेगा कि उसके जो पिता हैं उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसकी सास उसको बोलती है कि तू बहुत दिन से घर नहीं गई है, जा अपने घर चली जा। तो अब पता ही है पुराने टाइम में जो है औरतों को अपने ससुराल से मायके भेजना एक बहुत बड़ी बात थी, जो शायद अभी भी है। तो जैसे ही वो उनकी जो सास है हमारी भक्तिन की, वो उसे उन्हें ये कहती हैं तो उनके पाँव में तो जैसे पंख ही लग जाते हैं। ठीक है, वो मतलब तुरंत ही पहुंचना चाहती थी वहाँ पर, और जैसे ही वो गांव में पहुंचती हैं तो उनके जो वो पंख हैं वो तुरंत ही झड़ जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि गाँव में पहुंचते ही सबके सब भक्त इनको ये कहने लग जाते हैं कि हाय हाय लक्ष्मी अभी आई है। मतलब कहीं ना कहीं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बट हर इंसान उनसे यही कह रहा होता है कि तू अब भाई इतना लेट आई। तो उनके दिमाग में चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जा रही होती कि भाई कुछ तो गलत हो चुका है उनके साथ। अब वो जैसे ही ये सारी चीज़ें सुन कर और ये सहानुभूति लेकर घर पहुंचती हैं, तब वो उन्हें पता चलता है कि जो उनके पिता हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब उनके जो पिता हैं उनका कोई भी चिन्ह शेष नहीं रहा है, और उनकी जो विमाता हैं उनका जो व्यवहार था वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं था अपनी बेटी को लेके। आफ्टर ऑल वो उनकी भाई सौतेली माँ है, और अब तो पिता भी नहीं है कि किसी का डर हो उनको, तो वो भी बहुत ख़राब था। तो जैसे ही ये सब देखती हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि ना उनकी सास ने ना उनकी माँ ने किसी ने कुछ नहीं बताया कि उनके पिता कब ख़त्म हुए। तो वहाँ वो एक गिलास पानी का भी नहीं पीती है और तुरंत अपने जो ससुराल है वो लौट जाती है। और ससुराल में जाके वो अपनी जो सास है उनको बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाती हैं कि अपनी माता को तो वो वैसे भी नहीं सुना सकती थी। अब गुस्सा ज़रूर आ रहा है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना पति खोया है, तो एक तरीके से आप ये मान सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ का जो क्रोध था वो पूरा अपनी सास पर निकाल दिया। ऊपर से उनका जो हस्बैंड है, उनके जो पति हैं, उन पर भी उन्होंने बहुत सारे गहने वगैरह फेंकना शुरू कर दिए और थोड़ा विलाप करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर अब ये आपका नेक्स्ट पैरा है। इसके अंदर ये एक तरीके से क्या है, उनका जो उनके जो जीवन था, उनके जीवन में दूसरा परिच्छेद था। पहला तो क्या, उनकी एक तो माता गुजर गई, उसके बाद उन्हें एक सौतेली माँ ने पाला पोसा और 9 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी करा दी। दूसरी चीज़, उनके जो पिता हैं वो भी गुजर जाते हैं। तो उन्हें ये मतलब बहुत ही बड़ा, ये दूसरा बहुत बड़ा जो है वो झटका लगता है। ठीक है, अब इसके ओके, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये जो उनका जो जीवन काल है उसके अंदर जो उनका दूसरा परिच्छेद है, तो पहला जो था वो उनका बचपन था। अब जो दूसरा है वो उनका ये उनकी शादी हो चुकी है। तो इस युवा टाइम पर उनका जो क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं उनके जो ये स्टेज है वो भी बहुत ही ज़्यादा दुख में बीती उनके लिए, क्योंकि उन्हें पता क्या, हमें लेखिका बताती हैं कि जो भक्तिन है उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जो गेहुआ रंग और ऊपर से बटिए जैसा जो उनकी जो बेटी है उसका मुख था। उसके बाद 2 संस्करण और कर डाले उन्होंने। दैट मीन्स एक तो पहले बेटी दी, बेटी के बाद उसका जो रंग था वो भी सांवला। ठीक है, अभी सांवला रंग होना तो आपको पता ही है कितना आज के टाइम में, वो भी लड़की का, आज भी और तब भी, दोनों ही टाइम पर एक बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है, बड़ा दिक्कत हो जाती है। खैर मैं इन सब में नहीं मानती, बट समाज का हम क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद एक बेटी के बाद उन्होंने जो है 2 संस्करण और कर डाले। इसका मतलब है कि एक तरीके से आप बोलते एक के बाद एक चीज़ें ट्रायल, तो ऐसे ही जो 2 संस्करण थे वो मतलब 2 बेटियां जो थी वो और उनकी हो गई, और वो भी सब गेहुए रंग की उनकी जो बेटियां हैं वो पैदा हुई। यानी उनकी टोटल 3 बेटियां हो गई हमारी जो भक्तिन है उनकी। और आपको उस टाइम पर तो पता ही है कि बेटियां होना पुराने समय में, वो भी गांव में, तो आप भूल ही जाओ, आपके ऊपर तो एक बहुत ही बड़ा एक संकट आ जाता है। आपके एक पाप की भागीदारी हो जाती है आप लोगों की नज़र में कि इसने बेटियां जनी हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो फिर भाई यही सारी चीज़ें जो होना था वही हुआ। जो सास थी उनकी, जो जेठानियाँ थी, और जेठानियाँ का मतलब अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसके लिए, कि जो उनके जो भक्तिन के जो हस्बैंड हैं उनके बड़े भाई की जो वाइफ़ होती है उसको जेठानी बोलते हैं। ठीक है, ये जैसे कि भक्तिन जो थी वो तीसरी बहू थी,
तो जो 2 और बड़े भाई थे उनकी जो वाइफ़ है उनका बोलते हैं। तो उनकी जो जेठानियाँ थी वो भाई ये सारी चीज़ें देख कर कि उसकी 3 बेटी हुई तो वो कैसे पीछे रह जाएंगी, तो वो भाई ताना मारना तो हक होता है औरतों का। तो भाई वो बढ़िया वाला ताने वाने कसती रहती भक्तिन को। सास है वो अलग ताने कसती। अब जो सास थी वो ताने क्यों कस रही है, क्योंकि सास ने तो 3 अच्छे खासे कमाऊ जो थे लड़कों को जन्म दिया था, जिसकी वजह से वो तो एक बहुत ही बड़ी राजगद्दी पे बैठ चुकी थी कि भाई मुझसे ऊपर कोई नहीं है। उसके बाद वो जो दोनों जेठानियाँ हैं उनके भी काले लाल यानी कि कतई कृष्ण जी हो रहे हैं। तो वैसे लाल थे उनके, और वो भी वो उम्मीदवार थी उसकी कि भाई इनके बाद सास के बाद जब ये लुढ़केंगी तो मेरा नंबर है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, वो भी लाइन में लगी हुई हैं। हाँ, अब छोटी बहू, सबसे छोटी बहू का तो कोई नंबर ही नहीं है, 3 बेटियां कर ली हैं उसने, हम ही दोनों हैं जो हैं। तो भाई इस वजह से उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। उनको जो जेठानियाँ थी वो तो मोहल्ले में जाके उनकी ये निंदा करती थी भक्तिन की, लोगों के सामने, लोक चर्चा, बाहर जाके खिल्ली विल्ली उड़ाना इनकी। और उनके जो बच्चे थे जो कृष्ण जी हैं कतई, है ना, तो वो बाहर धूल उड़ाते हैं। ठीक है, बस अब वही समय रह गया है कि इनके मुंह में कोई देखेगा तो ब्रह्मांड दिख जाएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही अच्छे लाल पैदा कर लिए हैं इन्होंने। और जो भक्तिन है वो बेचारी कुछ क्या कर सकती है अब, मठा वठा दूध दही यही सब निकालने का काम करती, और उसकी जो बेटी हैं वो गोबर उठाती थी। ठीक है, कंडे पाथती थी। और जो जेठानियाँ हैं वो मस्त अपना खाना पीना, दूध वूध मलाई एकदम कस के चावलों में डाल के, ठीक है, भात यानी कि आपको पता होगा मीठे चावल जो होते हैं, तो उसमें एकदम बढ़िया मलाई वाला दूध डाल के और उसे पीती थी। और अपने जो बच्चे हैं उनको भी मलाई ऊपर से दूध से उतार के अपने वो जो बच्चे हैं उन्हें मस्त खिलाती। और वहीं पे भक्तिन की जो लड़कियां हैं वो चने खा रही थी। जो खेतों में चने लगते हैं ना, चने और बाजरे के जो दाने होते हैं, वहीं से आप उठा लो और उसके बाद उन्हें भूनो और खा लो। तो गांव में कुछ ऐसा चलता है, तो वही जो है भक्तिन की बेटियां जो थी वो कर रही थी और खा रही थी। कुछ इसी तरीके से उनका जीवन जो है वो कट रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से और इन सारी तरीक़ों की वजह से उनका जो भक्तिन का जो जीवन था वो बहुत ही ज़्यादा संकट में आ चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। तो वो जो इतनी दुखी थी, कहीं ना कहीं उसके बावजूद उनके साथ जो भी हो रहा था, तो उसके अलावा वो ये सारी जो चीज़ें थी वो अपने पत्नी व्रता धर्म में नहीं आने देती थी। जितना लोग उन्हें सताते थे, जितना उनके साथ ये दुर्व्यवहार होता था, उतना ही वो अपने पति के साथ बहुत ही प्रेम के साथ बढ़ चढ़ कर रहती थी। ठीक है, और वहीं पे जो जेठानी थी उनकी, वो पिटती रहती, ऑब्वियसली काम ही ऐसा कर रही हैं, ठीक है, अपने हस्बैंड से। लेकिन कभी भी जो उनके पति थे भक्तिन के, उन्होंने कभी उन पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि वो अपनी पत्नी को अच्छी तरह पहचानते थे और वो जानते थे कि उनकी पत्नी दिन भर काम करती है, वो कितनी परिश्रमी है, मेहनती है, कितनी अच्छी तेजस्विनी है। ठीक है, और बल्कि मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम भी करती है। ऐसी पत्नी सबको नहीं मिलती। कहीं ना कहीं उनकी जो वैल्यू होती है, उनको पता था कि वो उनके लिए कितना महत्व रखती हैं। अब इसी के साथ उन्होंने क्या किया कि जो मतलब करना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है गांव के अंदर। उन्होंने उनकी जो पत्नी है उन्होंने उनसे कहा कि वो वहाँ पे फाइनली नहीं रह सकती हैं, तो इस वजह से अलग हो जाए, नहीं अलग हो जाना। ठीक है, तो वो वहाँ से भाई अलग हो गई। उन्होंने अपने पति के साथ अलग रहना ठीक समझा और सबको भाई वहाँ पर एक तरीके से मात दे दी, अंगूठा दिखा दिया कि भाई वो अलग जाके अब रहेगी, बहुत हो गया, अब नहीं सहेगी ज़्यादा। अब भाई इसकी वजह से क्या, काम भी सारा वही करती थी, तो उनको पता था गाय भैंसों को कैसे पालना है, खेत खलिहान कैसे होते हैं, अमराई का जो पेड़ होता है उसको कैसे अच्छी तरीके से उगाना है, कब सब करना है। तो कहीं ना कहीं सारा ज्ञान का भंडार तो उन्हीं के पास था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया
कि जब वो अलग हो रही थी तो वहाँ से जितनी भी चीज़ें उनको लेनी थी, तो कहीं उनके चेहरे पर तो दिख रहा था बहुत ही ज़्यादा असंतोष, पर अंदर से वो बहुत ही पुलकित यानी आराम से, सारे ठंडे दिमाग से नहीं, मतलब दिल में बहुत ही शांत से स्वभाव से सारी चीज़ें अपने आप कर रही थी। एक होता है ना कि आप बाहर से तो बहुत टेंस्ड होते हो, बट कहीं ना कहीं आप अंदर सोचते हो नहीं यार आप संभाल लोगे चीज़ों को। तो कुछ इसी तरीके से उनकी स्थिति थी उस वक्त, तो उन्होंने किया। फिर उसके बाद वो अलग हो गए। तो जितना भी वो सामान लेकर आए थे, तो उसके बाद भाई दोनों ही जो दंपत्ति यानी कि कपल जो है, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी मेहनती थे। तो उन्होंने उनके बहुत ही निरंतर उन्होंने लगातार प्रयास करते रहे वो लोग। उनके पास जितना भी चीज़ें थी, उसके बाद जितनी भी चीज़ें थी उससे फाइनली क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा उन्हें उन्नति मिली और उन सब चीज़ों का एक तरीके से सोना यानी कि बहुत ही प्रॉफिट मिला उन्हें। और वो तो भाई स्वाभाविक था, लेखिका कह रही हैं, जैसा कि वो जिस तरीके से वो परिश्रमी थे, तो फाइनली सब कुछ बहुत ही लाइन पर और अच्छी तरीके से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बचा है। प्लीज़ आप सो मत जाइएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। अब क्या है, जैसे कि उनके पास संपत्ति वगैरह भी ठीक ठाक हो ही गई है, तो उसके उपरांत उन्होंने क्या किया कि अपनी सबसे बड़ी बेटी का जो है बड़े ही धूमधाम से विवाह कर दिया। और उसके बाद खरौंदे से खेलती यानी छोटे छोटे से गुड्डा गुड्डी होते हैं ना, छोटे छोटे से खिलौने होते, तो उनसे जो खेलती हुई उनकी जो 2 बेटियाँ थी वो अभी भी गृहस्थी में थी और उनके घर थी। और जो हमारी भक्तिन है वो हो गई थी 29 साल की, और उसी वक्त जो उनके पति हैं वो संसार को छोड़कर चले गए, यानी कि वो ख़त्म हो गए। और उनकी उस वक्त आयु रही होगी 36 के आसपास, उससे ऊपर, ऐसा उनकी पत्नी कहती हैं। और आज भी जो भक्तिन हैं वो उन्हें बुढ़ऊ से जो है याद करती हैं कि अब बुढ़ऊ कैसे होंगे। तो जो है जो लेखिका हैं वो बोलती हैं कि मतलब बुढ़ऊ से उन्हें बोलने का क्या मतलब है। तो भाई भक्तिन उन्हें बताती हैं कि कहीं ना कहीं आज मेरी एज इतनी ज़्यादा हो गई है, तो वो भी तो अपने उम्र में ज़्यादा हो गए होंगे, तो इस वजह से वो उन्हें बुढ़ऊ कहकर बुलाती हैं। तो जैसे ही उनकी मरने की खबर आई, अब आपको पता ही है उनकी जेठ जेठानियाँ तो थे ही फिर ऐसे, तो उन्हें जैसे ये खबर मिलती है, तो ये नहीं कि सांत्वना दें जाके, वो सोचते हैं कि इतनी सारी संपत्ति है, अब एक काम करते हैं इसकी प्राप्ति के लिए हम जो हमारी जो देवरानी है उसका जो विवाह है वो किसी और से करा देते हैं, और ये जो सारा का सारा जो सामान है वो हमारा हो जाएगा। लेकिन जो भक्तिन है वो उनके जो है छलावे में आती नहीं है, क्योंकि अब भाई बचपन से दुख झेल रही है तो इतना तो सीख ही चुकी है। तो वो क्या करती हैं, तो वो सीधा सीधा ये बोलती हैं कि मैं कोई कुकुर और बिलारी यानी कि कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं हूँ कि जो जहाँ रोटी देगा वहाँ चली जाऊँगी। ठीक है, मेरे को जहाँ मन करेगा मैं वहाँ रहूँगी, मेरे को जहाँ पे रहना है मैं वहीं रहूँगी, और ये आप अच्छी तरीके से समझ लें और गांठ बांध लें। तो जो भक्तिन है वो कहती हैं कि चाहे ससुर हो या चाहे अजिया ससुर या कोई भी हो आ जाए, मैं इतनी सी ज़मीन, एक सुई भर की नोक जितनी भी ज़मीन किसी को नहीं दूँगी। तो वो ऐसा सीधा सीधा दृढ़ संकल्प कर लेती हैं और क्या करती हैं कि वो अपने पति के नाम पर कि मैं इनकी विधवा हूँ, तो अपने जो बाल हैं वो कटवा लेती हैं। ठीक है, और बिल्कुल टकला हो जाता है ना, वैसा हो जाती हैं, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि हाँ ये इसकी विधवा है। और इससे एक चीज़ लोगों के दिमाग में बिल्कुल साफ़ हो जाए कि ये अब यहीं रहने वाली है, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, और भविष्य में उसकी जो संपत्ति है वो भी बिल्कुल सुरक्षित रहे। और वो क्या करती है, अपनी जो छोटी लड़कियां हैं उनके हाथ भी पीले यानी उनकी जो है वो शादी करा देती है और ससुराल में पहुंचा देती है। और उसकी जो सबसे बड़ी बेटी होती है उसके दामाद को वो घर जमाई बना लेती है, यानी कि उसका जो पति है वो यहीं आके रहेगा। और अब शुरू होता है उसके तीसरा जो जीवन का जो तीसरा परिच्छेद है। अब यहाँ पे भाई कैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला है, लेकिन उसका जो दुर्भाग्य है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा क्या है, हठी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है वो। मतलब कुछ भी उसके साथ थोड़ा सा भी सही होता है तो दूसरी चीज़ उसके साथ गलत हो जाती है। तो इसी से क्या होता है कि उसकी जो सबसे बड़ी बेटी है, जब वो अच्छी खासी अपनी युवती बनती है, कहीं ना कहीं अच्छे से कोई मैच्योरिटी उसके अंदर आ रही होती है, तभी वो जो उसकी जो सबसे बड़ी बेटी है वो हो जाती है विधवा। और फिर से उसका जो जितना भी भैयू का जो, अब जो उसे जो जेठ जेठानियाँ हैं वो बोलते हैं कि जो भाभी है उनसे तो पार नहीं लगा सके हम, तो कहीं ना कहीं अब जो स्थितियाँ हैं
तो अब हम क्या करते हैं, प्लीज़ ये वाला पैराग्राफ पहले आप पढ़ लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। तो अब क्या है, बोलते हैं कि चलो भाइयों से तो पार नहीं लगी, अब एक काम करते हैं, इसकी जो बेटी है, उसका जो हस्बैंड है, उसके जो पति हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो एक काम करते हैं, उनका जो जेठौत होता है भक्तिन का, वो क्या करता है कि वो एक प्रस्ताव रखता है। पहले तो वो सोचते हैं कि क्या करेंगे हम, जो हमारी विधवा बहन है उसकी बेटी का गठबंधन कर देंगे जेठौत के अपने खुद के तीतर, उसका एक साला है जेठौत का, ठीक है, उसको तीतर लाडले से ऐसे तीतर लड़ाने वाले के नाम से ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि इससे जो भक्तिन की लड़की है उससे सीधे सीधे शादी करा देंगे, और क्या होगा, सारी जो संपत्ति होगी वो हमारी कहीं ना कहीं उसके नाम आएगी, तो वो तो हमारे नाम कर ही देगा, आफ्टर ऑल हमने उससे शादी कराई है। लेकिन जो भक्तिन है, भक्तिन की तरह ही उसकी बेटी है, काफ़ी समझदार है, तो फिर वो इन सब बहकावे में नहीं आती और वो सीधा सीधा मना कर देती है। वो बोलती है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती, और प्लीज़ ये सारे प्रस्ताव हैं ये सब मुझसे दूर रखें। और उसके बाद वो माँ जो बेटी हैं वो खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की जो है देखभाल करते हैं, और किसी को भी आने से सीधा सीधा साफ साफ मना कर देते हैं कि कोई हमारे घर नहीं आएगा, और कोई ये मान ना मान मैं तेरा मेहमान बनने वाली जो अपनी अपेक्षाएं हैं वो सब दूर रखें। ओके, तो अब इस पैराग्राफ के अंदर क्या है कि भाई जितनी भी उनकी जो ख्वाहिश थी जेठ जेठानियों की वो तो पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो झांसे में नहीं फंसती भक्तिन की बेटी, तो वो एक नया आइडिया प्लान करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करेंगे कि जो उनका जेठौत का जो साला था उसको वो बोलते हैं कि तुम जाओ, और आज जो है भक्तिन वो घर पर नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में वो जाकर जो उनकी कोठी है उसमें चले जाता है और अंदर से खुद ही कुंडी लगा लेता है। और बाहर जो उसके जेठ जेठानियाँ हैं वो क्या करते हैं कि सब गाँव वालों को बुला लेते हैं कि देखो देखो, हाय हाय, ये अंदर क्या पाप चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वो बाहर बुलाते हैं तो जो पंच हैं वो भी भाई वहाँ वो भी इकट्ठा हो जाते हैं। तब जो युवती यानी कि उसकी जो बेटी है भक्तिन की, वो अच्छी खासी मार कुटाई करके उसे बाहर निकालती है। तो जो पंच हैं वो भी देखते हैं भाई ये सब क्या हो रहा होता है। जो जो तीतरबाज है वो कह रहा होता है कि मैं तो भाई मुझे आमंत्रण दिया गया था तो मैं इसीलिए अंदर गया था। और जो युवती है वो बोल रही होती है कि क्या आपको इसके गाल पे वो 5 उंगलियों के निशान नहीं दिख रहे हैं, मतलब ये क्या निमंत्रण से आएंगे, मैंने इसे ऐसे निमंत्रण दिया होगा। तो दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए जो पंचायत है वो बैठती है, और एंड में कुछ घटिया सा फैसला लेती है कि भाई जब 2 लड़का लड़की एक साथ एक कोठरी से बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ पाप ही हुआ है, तो चुपचाप से इनकी शादी करा दी जाए। तो ना चाहते हुए भी जो सच है, और चाहे दोनों सच बोल रहे हैं चाहे झूठ बोल रहे हैं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ये कलयुग है, हमें इनकी शादी करानी पड़ेगी। तो इस वजह से उनके दबाव में आके जो भक्तिन है उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है तो कहीं ना कहीं कि वो जला के राख कर देगी अपने दामाद को, और उसकी जो बेटी है वो भी अपना होठ काट के लहू निकाल देती है, कहीं ये कच्चा ही चबा जाएगी उसे इस तरीके से, ठीक है। तो भाई इसी सब में फिर उसके बाद क्या होता है, उनको इतनी टेंशन वगैरह हो जाती है, और ये सारी चीज़ें संभालने के चक्कर में उनकी खेती बाड़ी वगैरह सब कुछ डूब जाता है, सब उनका जो है लगान में सब कुछ चले जाता है। तो एक दिन जो उनका ज़मींदार है वो भक्तिन को बुलाता है, बोलता है तुमने लगान नहीं दिया तो इस चक्कर में अब तुमको क्या करना पड़ेगा, कड़ी धूप में आज तुम्हें पूरा दिन खड़ा रहना पड़ेगा, ये तुम्हारा जो है दंड है। तो जो बहुत ही स्वाभिमानी थी हमारी जो भक्तिन थी, तो वो इन सब चीज़ों को झेल नहीं पाती हैं, तो वो फिर अंत में फ़ैसला कर लेती है कि नहीं भाई मैं तो भाई शहर जाऊंगी और वहाँ जाके ही अब अपनी कमाई करूँगी। तो यहाँ पे ये उनका फिर यहाँ एंट्री होती है हमारी फाइनली, जो भक्तिन ने स्टार्टिंग में कहा था कि वो शहर पहुँच जाती है, और वहाँ पर जो उनकी जो टकली मतलब बाल नहीं है ना सर पर, तो उस चाँद पे उनकी मैली सी धोती होती है, और किसी प्रकार से उनके कपड़े थोड़े से ऐसे मैले ही होते हैं। तो वो यहाँ पे सेवक धर्म के लिए खड़ी हो जाती हैं कि मैं आपके घर काम करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ इनका शुरू होता है जो अंतिम परिच्छेद है, यहाँ उनका एक नया स्टेज शुरू हुआ है एक सेविका के रूप में। तो यहाँ पर जो भक्तिन है वो उनकी वेशभूषा में उनको देखती हैं, उनका पूरा बहुत ही उनको सवाल हो रहे होते हैं उनके मन में कि क्या ये मतलब मेरे घर में सेट हो पाएगी, काम कर पाएगी कि नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनसे पूछते हैं क्या तुमको खाना बनाना आता है, सबसे पहला सवाल।
तो भाई जो भक्तिन है अब गाँव में यही तो करती आ रही है इतने सालों से, तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, बोलती है कैसा सवाल पूछ रही हैं ये। तो फिर वो सीधा अपनी जो गाँव वाली लैंग्वेज में वो बोलती है कि हाँ भाई उसमें कौन सी बड़ी बात है, वही रोटी बना लेती हूँ मैं, दाल भी मेरे को छौंकनी आती है, और साग सब्जी भी अच्छी खासी बना लेती है, ठीक ठाक ही आता है उसे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो अब वो आगे बोलती है, अब उसके बाद क्या है कि जैसे ही दूसरा दिन होता है, भक्तिन को जो लेखिका है उन्होंने काम दे दिया है, तो दूसरे दिन वो फटाफट सुबह जल्दी उठती हैं, और उठने के बाद भक्तिन जो लेखिका ने उन्हें साफ़ सुथरी धोती दी हुई होती है, तो उसके ऊपर वो छींटे मारती है पानी के, उसे पवित्र करने के लिए, और उस धोती को पहनकर और क्या बोलते हैं सूर्यदेव को और पीपल को जल चढ़ाती है और अभिनंदन करती है, और एक तरीके से एक जाप करती है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद वो अपनी जो जगह है वो निश्चित कर लेती है, निश्चित, जहाँ जाकर उसको भाई अपना जो मोर्चा है, अपना जो काम है वो संभालना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी लेखिका को अटपटी लग रही थी, वो कहीं ना कहीं सोच रही थी भाई इससे जो है डील करना थोड़ा सा मुश्किल ही पड़ेगा मेरे लिए, ठीक है। अब वो क्या कहती हैं, सिंपली वो इतना बोलती है कि कहीं ना कहीं जो खाना बनाने में मैं भी बहुत ठीक हूँ, तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, कुछ इस तरीके से। अब वो जो भी बनाएगी कहीं ना कहीं मैं उसमें नुस्खे निकालूंगी, ठीक है। और दूसरी तरफ से वो थोड़ा छुआछूत वाला इशू आ जाता है कि वो सोच रही होती है कि भाई क्या बोलते हैं, जो भक्तिन हैं वो अपनी ना शंकाकुल दृष्टि से कहीं ना कहीं ये छुपाते हुए अपनी जो चीज़ें, उन्हें लग रहा होता है मन ही मन भक्तिन को कहीं ये मुझे मना ना कर दे ये काम करने से, बट ये सारी चीज़ें वो उनके एक्सप्रेशन नोट कर रही होती हैं, क्या बोलते हैं हमारी लेखिका, और वो तभी इस चीज़ को बोलती हैं कि कहीं ना कहीं वो जो उन्होंने चौके पे जो काले कोयले से लक्ष्मण रेखा जो रेखा बनाई थी, तो वो रेखा ज़्यादा मजबूत पड़ जाती है उस लक्ष्मण रेखा से, कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो जैसा कर रही है उसे करने दो, ठीक है। और वो अपनी भाई किताब जो होती है अपनी जो नाक के ऊपर कर लेती हैं और वहाँ पर चुपचाप बैठ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जब भोजन का समय आता है, तो भोजन के समय आने के बाद वो वहाँ पर जो भोजन के लिए उन्होंने जो स्थान निर्धारित किया होता है, क्या बोलते हैं, भक्तिन ने वो वहाँ जाके बैठ जाती हैं, और भक्तिन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता से और बहुत ही ज़्यादा लबालब दृष्टि से, यानी कि अब शायद कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, और आत्मसंतुष्टि से मुस्कुरा कर उनको देख रही होती हैं। और अब उनकी जो थाली होती है वो फटाफट से उसके अंदर एक उँगल मोटी और गहरी काली चित्तेदार 4 रोटियां रख देती है, मतलब बहुत मोटी मोटी और काली काली, मतलब ज़्यादा ही सेक दी है कुछ, ऐसी परोस देती है, और दाल भी इतनी गाढ़ी दाल रखती हैं, तो वो देख के मतलब एकदम से उनको अजीब ही लगता है, बोले ये क्या बना दिया इसने, तो वो बोल देती हैं ये क्या बनाया है, ठीक है। तब एकदम से वो जो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, तो वो क्या है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो जाती है वो मुस्कुराहट, है ना। और वो बोलती है कि हाँ थोड़ा रोटियां जो हैं वो ज़्यादा सेक दी हैं मैंने, ज़्यादा खरी, यानी कि अच्छे से सेकने का प्रयास किया था मैंने, इस वजह से हो गया। और जो दाल है, दाल तो क्या बोलते हैं बढ़िया ही बनी है, और जो तरकारी, तो वो बोलती है कि जो तरकारी तरकारी माने कि सब्ज़ी जो है, अब उसका क्या काम है ना। बोलती है वो तो भाई जो तरकारी थी वो तो मैं रात में बना दूंगी, अभी मैंने दाल बना दी है। अब गांव में तो भाई एक ही चीज़ बनती है, 2 चीज़ तो एक साथ बनती नहीं है, तो वो वहीं से आई है तो उसे इतना ही सब पता है। तो बोलती है बाकी सब तो ठीक है, फिर भी अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो भाई जो है दूध दही तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, मैं आपके लिए चटनी बना देती हूँ और बताओ, नहीं तो भाई गाँव से मैं अपनी गठरी में गुड़ लेके आई हूँ, मैं आपको वो दे देती हूँ। बोलते क्या शहर वाले तो आप क्या ही खाते हो। और फिर वो अब सबका गुणगान करने लगती है, जो मेरे ससुर हैं, मेरे जो पितिया ससुर थे, सब के सब मेरी जो पाक कुशलता है, यानी कि किचन में मैं कितना अच्छा जो काम कर लेती हूँ, उसके जो गुणगान खा के वो थकते ही नहीं हैं। अब मैं आपको कितना जो ज़्यादा है वो प्रमाण दूँ इसके बारे में। अब क्या भक्तिन जो है उनकी ये सारी बातें सुन के जो लेखिका हैं वो बोलती हैं कि मैं एक काम करती हूँ, चुपचाप से ये रोटी दाल के साथ ही खा लेती हूँ, अब मुझे घी ये सब तो कुछ खास पसंद है नहीं। और वो चुपचाप उसे खा के यूनिवर्सिटी अपना चले जाती हैं। वहाँ पे न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते वो ये सोचने लगती हैं कि देहात में और जो शहर है उसमें कितना डिफरेंस है, मतलब मानने वाली बात है, वहाँ का खान पान सब कुछ बहुत ही अलग है। तो उन्हें वो जो कहती हैं कि
पुराने टाइम में कुछ दिन पहले ही सही, उनको जब वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उन्हें एक अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने लिए, ताकि उनके जो परिवार वाले हैं उनको भी उनकी जो है चिंता ना हो। लेकिन अब जो है उनको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो देहाती वृद्धा है उसने अपना जो जीवन है जिस तरीके से जितनी सरलता से वो जो जीती है, वैसा उसने उन्हें भी सिखा दिया है। अब वो ऐसा नहीं कि वो जो सुविधाएं हैं, जो जो असुविधाएं हैं उनको छुपाने की कोशिश करती हैं, और जो उन्हें सुविधाएं मिली हैं उनका तो वो चिंतन भी नहीं करती। ऐसा होता है ना, इंसान के पास जो नहीं होता उसी के लिए विलाप करता रहता है इंसान, तो वो ऐसा नहीं है। उन्होंने अब इस पे विचार करना जो है वो बंद कर दिया है। अब भाई ये लास्ट है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से मन लगा के पढ़ लो, इसके बाद कोई नहीं है। अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब यही वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है और कोई वीडियो इतनी लंबी नहीं बनेगी। अब वही चैप्टर ही इतना बड़ा था, मैं क्या करूँ। अब वो यहाँ पर बहुत ही ये डिटेल में पढ़ने वाली बात है, मैं यहाँ स्टार मार्क कर देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपका एक्सट्रैक्ट इसमें से आ सकता है। वो कहती है कि जो भक्तिन है अब वो बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहती, मतलब जो भी उनके साथ पास्ट में हुआ है उसकी वजह से अब वो ऐसी बन चुकी हैं कि वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन अपने अंदर जो है वो नहीं कर सकती, क्योंकि बचपन से उन्हें दबाया गया है। तो इस वजह से क्या है, उनकी कभी किसी ने सुनी नहीं, तो अब वो उनका ऐसा हो चुका है कि भाई वो किसी की नहीं सुनती है, और वो सिर्फ जो उनके मन में आता है वो वैसा ही करती हैं। तो इसकी वजह से जो हमारी लेखिका हैं कहीं न कहीं वो इतना बदल चुकी हैं कि उनको तो शहरीपन बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन हमारी जो लेखिका हैं उनको तो वो बिल्कुल ही एक तरीके से गाँव में जैसे जीते हैं वैसे रहने लगी हैं। अब उनको जो मकई के आटे का जो दलिया होता है वो सुबह दही के साथ, यानी दही यानी मठे, मठे के साथ उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सौंधा यानी टेस्ट होता है एक नमकीन टाइप का, तो वो ऐसा लगता है। फिर जो तिल के जो वो गुलगुले जो यानी कि जो पुए होते हैं वो उन्हें अब ठंडे ठंडे अच्छे लगते हैं। गाँव में तो सब ठंडे ही रख लेते हैं ना बना के, तो इस तरीके से। तो जो ज्वार होते हैं, भुट्टे जो होते हैं वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। जो खिचड़ी है वो बहुत सही लग रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल जो भक्ति ने उन्होंने उसे अपने रंग में ढाल लिया है। अब भाई उनको जो हलवा जो है, जो शहर के जो लोग हैं जो ज़्यादातर खाते हैं, गाँव में नहीं बनता, अब उन्हें वो इतना पसंद नहीं आता जितना लापसी पसंद आती है। तो कहीं न कहीं वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उनके हिसाब से कर रही हैं, लेकिन जो भक्तिन है वो एक रसगुल्ला तक अपने मुँह में नहीं रख सकती शहर का। उनके भई उनको बिल्कुल उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। फिर क्या है, वो जो लेखिका हैं वो रात दिन नाराज़ हो जाती हैं उन पे कि तुम थोड़ी अच्छी धोती पहना करो साफ़ सुथरी, बट उनका जो स्वभाव है उसमें कोई चेंज नहीं आया। वो खुद ना धोती अच्छी पहनकर, बल्कि उनके जो कपड़े होते हैं ना उसको तय करने के बहाने उनमें भी इतनी सिलवटें जो हैं वैसे फ़ोल्ड करती हैं। गाँव में तो ऐसे ही फ़ोल्ड करते हैं ना सब। उसके अलावा उनके जो गाँव की कहानियाँ हैं वो अब लेखिका को इतनी सारी पता है, लेकिन जो भक्तिन है वो अब तक एक हाँ होता है ना, हाँ बताइए, उसको आए अभी तक यही बोलती है। जी बोलना भी नहीं सीखी है, इतनी छोटी सी चीज़ भी उसके अंदर बिल्कुल कुछ अंतर नहीं आया। अब यहाँ आपके शुरू होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा, मैंने आपको सिखाया है। दूसरा भी, इन सब का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे क्या है। और जो नहीं दे रहा है, अब भाई वो उसकी गलती है, उसे याद नहीं होगा कि इसमें फिर कि मैं भूल गया या जो भी है। और कुछ तो यहाँ पे होंगे जो सीधा कमेंट सेक्शन में जाके आंसर ही देखेंगे, इतने आलसी हैं कि खुद लिख भी नहीं सकते हैं आंसर। ठीक है, ऐसा मत करिएगा। जिसको अच्छे नंबर लाने हैं ऑफकोर्स थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, ये है बहनोई शब्द जो होता है वो किस लिए होता है। अगला क्वेश्चन आपका ये मैंने बहुत ही उससे निकाले हैं, प्लीज़ आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। मैंने अब तक जितना पढ़ाया है सारे के सारे क्वेश्चन इसमें है, आंसर्स आपको इजीली मिल जाएंगे। और ये वाला तो स्टार मार्क कर लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद आया, तो आप इसको भी कर लें ज़रा। फिर इसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो जो आपके 2-2 मार्क्स के जो आते हैं उसमें ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आ सकते हैं कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था और उसने अपना नाम क्यों छुपाया, अभी हमने पढ़ा। ये आप यहाँ से आंसर देख लीजिए और इससे अच्छा भी आप आंसर आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद जो लेखिका है उन्होंने उसका नाम भक्तिन क्यों रखा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वो काफ़ी ठीक है वो भी।
ये इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये ज़्यादातर ना ऐसे सोशल इश्यूज़ पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आप ये वाला जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है कहीं ना कहीं ना, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है ये। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब ये रहा, ये भी उन्हीं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में से है। अब मैं सबके आगे स्टार मार्क कर रही हूँ, आप बोलेंगे सबके आगे कर दिया, अरे इंपॉर्टेंट लगे हैं मुझे इसीलिए तो मैं लेके आई हूँ ना, तो आपको पढ़ने तो ये सभी हैं। फिर भक्तिन ने किस प्रकार से दुर्भाग्य का सामना किया। अब उनके जो परिच्छेद, उनके जो 4 आए हैं, आप उनके बारे में एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, कैसे वो विधवा हो गई, उनकी सौतेली माँ थी, जो भी आपने कहानी अब तक पढ़ी है सब इसमें आ गया, तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मेरे लिए कोई भी कमेंट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। कोई सवाल हो मुझसे आपको करना हो तो आप प्लीज़ पूछिए। और कोई भी लाइन का मतलब या किसी भी चीज़ का मतलब आपको समझ नहीं आया तो मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। कैसे भी सवाल हों आपके, आप कैसे भी यानी कुछ अच्छे सवाल हों आपके प्लीज़। बाकी तो कुछ है ही, तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट सेकंड में जल्द लेकर आ रही हूँ। बाकी मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं कोशिश करूँगी और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आगे भी कंटिन्यू होती रहें, बट आपका रिस्पांस जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। थैंक यू सो मच। ओके, वन मोर थिंग, अगर आपको इसका PDF इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डायरेक्ट PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ आप जाकर ले सकते हैं। डायरेक्टली हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, तो आप कहीं ना कहीं वो सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं वहीं से आएगा। ओके, थैंक यू।